गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी टीडीएस की फर्स्ट क्लास है, तो नॉर्मल बताओ, जिसको समझ में आ रहा है उतना बता दो, कोई दिक्कत नहीं। न्यू रिजीम नील, अप टू 12 लाख नील। अरे रोहन जी, ये हमारे पास में इस साल के लिए नहीं है, अगले साल के लिए है। इस साल तो सिर्फ 7 लाख तक नील है, वो भी न्यू रिजीम में। ये हमारे पास में जो एनुअल इनकम आ रही है 7 लाख, ये जो है वो हमारी न्यू रिजीम में नील है। 12 लाख तक अगले साल के लिए आएगी, 24-25 के लिए है। जो वो निर्मला जी ने अनाउंसमेंट की थी, वो इस साल के लिए की थी, अगले साल के लिए की थी कि अगले साल नहीं लेंगे तुमसे, इस साल तो भर दो भैया। ओल्ड टैक्स रिजीम से बता दो इनकम टैक्स कितना बना। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो थोड़ा सा ना सबको अच्छा लग जाएगा। ये जैसे कि ये है मेरे पास में, मेरी जो इनकम है, सैलरी की इनकम को मैं 80,000 कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि सबके डाउट खत्म हो जाएंगे कि मैम आपकी तो वो यहाँ टैक्स फ्री हो रही है। कुछ कुछ लोगों को जिनको थोड़ा पता हुआ है, तो उनको कैलकुलेशन करने में उनका हाथ उठ जाता है, ये सोच के कि ये तो हमारी टैक्स फ्री हो रही है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 9,60,000 हमारी एनुअल इनकम हो गई है। 9,80,000 साल के हिसाब से 9,60,000 मेरी जो सैलरी की इनकम हो गई है, और 9,60,000 पे मैं टीडीएस बाद में बताऊंगी। अभी मेरी टोटल इनकम जो हो गई है 9,60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख, कुछ नहीं वही बनता है मेरा 11,80,000। अब तो भाई टैक्स निकाल देंगे। ये है, इसको मैं हटा देती हूँ, टोटल भी बता देती हूँ मैं। एक और मिनट। यहाँ पर 9,80,000 है, तो मेरा जो इनकम आ गई है वो 11,80,000 हो गई है। और अब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 7 लाख तक आप टैक्स फ्री हैं, उसके बाद तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा न्यू रिजीम में। और 12 लाख तक की जो है वो अपने पास में अगले साल होगी। तो अगले साल की बात है वो, अभी की बात नहीं है। अभी हमारे पास में 9,60,000 पे कितना टैक्स बनता है, हम ओल्ड रिजीम के हिसाब से निकाल लेते हैं, वो बिल्कुल सेट है। 2,50,000 यहाँ पर मैंने टीडीएस डिडक्ट कर लिया है 104,500। और मेरे नेट बैंक में जो पेमेंट आई है वो आई है मेरी, आ गया 8,55,500। और मैंने इसका टोटल लगा दिया है, इसको टोटल मैं बना देती हूँ, रुकिए। ये आ गया है मेरे पास में 1,05,3,500, 10,53,500। मेरा टोटल टीडीएस जो डिडक्ट हुआ वो हुआ 1,04,500 प्लस 12,000 प्लस 10,000, तो बनता है मेरा 126,500। ठीक है, जो मुझे 26,000 में मिल जाएगा। तो मेरी टोटल इनकम अब एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो हमारी ग्रॉस एनुअल इनकम आ गई है 11,80,000। हमारे पास में टीडीएस रखा हुआ है 26 एएस में, आप उसे निकाल सकते हो 1,26,500। उसके बाद उसके साथ साथ में मुझे बैंक अकाउंट में मेरे पास में ट्रांसफर हुआ है 10,53,500। अब भाई मेरा मुंह सुजा हुआ है, मैं हूँ बहुत परेशान, क्योंकि मेरा टीडीएस बहुत सारा डिडक्ट कर लिया गया है। मुझे नंदिनी जी ने टैक्स भी बता दिया है, आई एम वेरी हैप्पी कि 42,000, 800, 550, 800, 550। चलिए, तो ये हमारे पास में ओल्ड रिजीम के हिसाब से उन्होंने टैक्स की पेमेंट बता दी है। अभी फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि भाई हमारे पास में देखो, अब जब ये मुझे कैसे पता चलेगा, जो ये मेरा सैलरी का डिडक्ट हुआ है टीडीएस, ये मेरा डिविडेंड का टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ये मेरा प्रोफेशनल सर्विसेज में डिडक्ट हुआ है, तो क्या ये जब अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से डिडक्ट हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास में अलग अलग टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम है, जब अलग अलग टाइप से मेरा डिडक्ट हो रहा है, तो क्या भाई इसमें ऐसा होगा कि हमको अलग अलग पता करना पड़ेगा? अलग अलग लोग डिपॉजिट करवाएंगे हमारा, क्योंकि सबने अलग अलग पेमेंट दी है मुझे, अलग अलग सोर्सेस है मेरे। मुझे सैलरी की इनकम जो दी है वो मेरे सीए सर ने दी है। ठीक है, जो मेरी डिविडेंड की इनकम आई है वो मेरे ज़ीरोधा अकाउंट में आई है। जो मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज की इनकम है वो आपके इंस्टीट्यूट ने दी है मुझे। तो मुझे यही सब अलग अलग मुझे पेमेंट दे रहे हैं, अलग अलग मेरा सब लोग टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। टीडीएस आप देख ही रहे हो, इतना सारा मेरा टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। ये सब लोग अगले महीने की 7 तारीख तक अपने पास में, उनके पास में डिपॉजिट करेंगे मेरे नाम से, मेरे पेन नंबर के नाम से मेरा टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे। तो ये लोग कब एलिजिबल होंगे अब मेरा टीडीएस डिपॉजिट करने के और काटने के? तो भाई यहां पर मैं बता देती हूँ आपको, जो मेरा एम्प्लॉयर है,
अगर उसकी इनकम जो है वो पूरे साल की, मैं फिर से बता रही हूं, पूरे साल की अगर वो टैक्स ऑडिट में आता है, अगर वो टैक्स ऑडिट में आता है तो वो मेरा टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, डिविडेंड की इनकम के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो मेरी कॉर्पोरेट से आ रही है, वो तो टैक्स ऑडिट में आते ही हैं। मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज की जो पेमेंट दे रही है तो वो आपका इंस्टीट्यूट दे रहा है, ये जब या प्रोफेशनल उसमें आ रहे हैं, मतलब वो टैक्स ऑडिट में आ रहे हैं। टैक्स ऑडिट में इसलिए मैं कंबाइंडली बोल रही हूँ क्योंकि वहां पर टर्नओवर की लिमिट और ये जो प्रोफेशनल इनकम कह सकते हैं ग्रॉस रिसीट्स जो होती है वो 50 लाख से ज्यादा होती है, और जो हमारा टर्नओवर होता है वो आपका जो होता है वो 1 CR से ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सीधा सीधा बोल दिया टैक्स ऑडिट जिनका हो रहा है वो हमारा क्या कर रहे हैं, वो हम मुझे टीडीएस डिडक्ट करके भाई मेरे पेन के नाम से गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। मैं अपने पेन नंबर को इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करके अपने 26 ईयर्स में अपनी डिटेल दे सकती हूँ। अब मैंने बोला कि मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस मैम। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई अब नेट टैक्स, ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है, मेरी ग्रॉस एनुअल इनकम आ गई है, यहाँ पे डिडक्शन वगैरह की हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने आपसे देख लिया, मुझे नंदिनी जी ने बता भी दिया कि आपकी मैम ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी जो आती है साल की 31 मार्च पे, वो आपकी 31 मार्च साल खत्म हो गया, आपकी टोटल इनकम पे आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जो आ रही है वो आ रही है आपकी 42,8550। ये मेरी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है। 11,80,000 मेरी इनकम है और मुझे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा कितना, 4,28,550। ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, नंदिनी जी के बात पे मैंने यकीन कर लिया कि ठीक है ये मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब ये टैक्स लायबिलिटी मेरी आ रही है, ये मेरी लायबिलिटी है जिसपे मैं जो मैं ऑलरेडी अभी मैंने टीडीएस को एडजस्ट नहीं किया है। मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे लेस करूंगी भाई टीडीएस। कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ मेरा टीडीएस हुआ सैलरी से, डिविडेंड से, प्रोफेशनल सर्विसेज से। जो मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ वो टोटल मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ 1,26,500। ठीक है जी। अब मुझे नेट टैक्स पेमेंट कितनी करनी है, नेट टैक्स पेबल, हेलो, मुझे नेट टैक्स पेबल कितना करना है? मैं यहाँ पे बहुत परेशान थी इसको देख के, मेरा मुंह उतरा हुआ था। फिर मुझे याद आया कि मेरा टैक्स जो है वो ऑलरेडी टीडीएस तो मेरा डिडक्ट हुआ है, तब भी मैं दुखी हुई थी। लेकिन जब मैंने अपना देखा, अपने पोर्टल पे देखा कि मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी है वो इससे एडजस्ट होगी, और जब हम 428,550 में से 126,500 माइनस करेंगे तो मुझे नेट जो है वो 302,050, 3,02,050। भाई वैसे ये भी टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है, 4,28,000 से तो कम ही है। जो मैंने पहले पे किया था वो मेरा एडजस्ट हो गया, और अब 3,02,050 सही तो लिखा मैंने, 3,02,050। हाँ, मधुकर जी चिंता मत कीजिए, क्लास की जैसी क्लास खत्म होगी हम आपको इनकम टैक्स के सारे रूल्स बताएंगे। अभी हम टीडीएस पर फोकस करेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए आपको बताया सिर्फ टैक्स ऑडिट, इसलिए जिससे कि आपको टर्नओवर की लिमिट में कंफ्यूजन ना हो। ओके, फिर मुझे ग्रॉस रिसीट भी बतानी पड़ती, टर्नओवर भी बताना पड़ता, फिर मैं आपको उनकी वो केसेस टू केसेस चेंजेस जो होते हैं वो भी बताने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने उसमें नेट एक बात की कि भाई जिसका टैक्स ऑडिट हो रहा है वो मेरा टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। ओके जी। हाँ, नेट टैक्स पेबल हमारा आ जाता है 102,050। ये मेरा, अब भाई देखो क्या होता है, जब आपकी सैलरी का टीडीएस डिडक्ट होता है ना तो बुरा लगता है, लेकिन बाद में हमको मिलता है फॉर्म 16। साल के एंड में हमको मिलता है एक, सैलरी के केस में हमको मिलता है फॉर्म 16। ठीक है, फॉर्म 16 में हमारे पास में 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। भाई आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है ना, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, और आपके साथ में जो आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आपके बहुत सारे नॉर्म्स लिखे होते हैं कि आपको टीए क्या देंगे, डीए क्या देंगे, मतलब हाँ, और आपके और सारे परक्विजिट्स क्या होंगे, अलाउंसेस क्या होंगे।
तो वो सारी डिटेल जो होती है वो फॉर्म 16 में ही लिखी होती है, और जो आपका एम्प्लॉयर है ना वही आपको इश्यू करता है। ये आप इनकम टैक्स पोर्टल पे पता नहीं कर सकते। जो ट्रेसेस वेबसाइट पे आपको फॉर्म 16 मिलता है ना, उसमें ये सारी डिटेल नहीं होती, सिर्फ इतना होता है कि आपको पेमेंट कितनी हुई है और आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो आपकी डिटेल होती है ना कि आपकी पर्क्स की, अलाउंसेस की, वो सारी डिटेल्स जो होती है वो आपको फॉर्म 16 में ही होती है, जो आपका एम्प्लॉयर, जो फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करता है, वो आपको अभी मई तक इशू कर देता है वो हमारा एम्प्लॉयर। मतलब मार्च खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर वैसे ही बर्डन आ जाता है कि भाई हम सबको सबका फॉर्म 16 इशू कर दें, ठीक है। और अगर किसी का इशू नहीं हुआ है, हो सकता है आपकी कम सैलरी हो सकता है आपने जॉब जो वो चेंज किए हुए हो सकता है कि आपने अपने एम्प्लॉयर को अपनी प्रॉपर डिटेल ना दी हो, तो हो सकता है कि भैया आपके उसके बाद आपकी डिटेल नहीं है तो वो आपको कैसे फॉर्म 16 इशू करेगा। ऑल्दो अगर आपके उसके पास आपका पैन नंबर है और आपने उसे बता दिया कि आप किस हिसाब से टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं एंड अदर हेड्स ऑफ इनकम आपके क्या हैं, तो वो आपको फॉर्म 16 जो है आपका इशू कर देता है, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया एक फॉर्म 16 के बारे में। दूसरा होता है हमारे पास है 16A। भाई एक होता है सैलरी, एक होता है अदर देन सैलरी, ओके। इसमें क्या है हमारे पास में, ये जब हमारा कोई पर्सन, जब मैंने बताया आपको, जब आपका कोई पर्सन है जो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है, जो हु इज पर्सन हु इज एलिजिबल सही करते हो। टू डिडक्ट टीडीएस, वो क्या करता है कि भाई जो पर्सन हु इज एलिजिबल टू डिडक्ट टीडीएस, मतलब भाई जिसकी जो ग्रॉस, जो उसका टर्नओवर जो है, यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, 1 CR से ज्यादा है, अगर वो बिजनेस में है, अगर वो प्रोफेशन में है, तो उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एलिजिबल हो जाता है टू डिडक्ट टीडीएस। उसको साथ में लेना पड़ता है अपने पास में एक टिन नंबर, ठीक है। टिन नंबर 70 रुपए में आ जाता है, जो आपका पैन नंबर है उसी से अलाउ कर दो इनकम टैक्स पोर्टल पे ही, तो आपको टिन नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पर्सन होता है उसके पास में दो चीजें होती हैं। एक होता है उसके पास में पैन नंबर, एक होता है उसके पास में टिन नंबर। पैन नंबर क्या होता है, पैन नंबर भाई हमारे पास में 10 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ये हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पे, जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आप रजिस्टर करते हैं, अपने आप को अप्लाई करते हैं पैन नंबर के लिए, आपको इशू हो जाता है 10 डिजिट्स का आपका पैन नंबर होता है। टिन नंबर क्या होता है, जब आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी का टीडीएस डिडक्ट करने के, कब होते हैं आप एलिजिबल, जब आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम सो एंड सो, मतलब टर्नओवर जो होता है वो सो एंड सो होता है। यहाँ पर मैंने टैक्स ऑडिट की बात इसलिए कर दी थी क्योंकि मैंने कट शॉर्ट कर दिया था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रही हूँ, इसको और डिटेल में मैं लेटर स्टेज पे बताऊंगी। हाँ, तो मैंने फिर इसके बाद, और जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा होता है वो, उसके पास कुछ भी हो सकता है, हो सकता है उसके पास में सिर्फ पेन हो सकता है उसके पास में पेन और टिन दोनों हो सकता है वो कॉर्पोरेट हो सकता है उसके पास दोनों ना हो। तो हमारे पास में यहाँ पे मैं एक रूल बता देती हूँ कि भाई जो हमारा दूसरा पर्सन है जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है उसके पास पेन नंबर हो भी सकता है, पेन नंबर नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं एक रेट को कि हमारे पास में टीडीएस के रेट कौन कौन से होते हैं भाई, ठीक है। टीडीएस में आपने सुना होगा कि भाई हमारे पास में टीडीएस जो डिडक्ट होता है वो 1% से टीडीएस डिडक्ट होता है, 1, 2, 5, 10, ये हमारे पास में जो रेट है, ये टीडीएस के ये रेट हैं। टीडीएस जो होता है वो फ्लैट रेट पे भी डिडक्ट हो जाता है 1, 2, 5, 10, या फिर उसके साथ में वो स्लैब रेट पे भी डिडक्ट कर सकते हैं, उसको कंबाइन करके। और हमारे पास में जो सैलरी होती है, सिर्फ सैलरी का ही एक केस ऐसा होता है जिसमें इन रेट्स के हिसाब से टीडीएस नहीं कटता, उसमें कटता है भाई आपके पास में जो आपके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स, जो आपका स्लैब रेट के हिसाब से इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हैं उसके हिसाब से। साथ में अगर जिसने भी पेन नंबर नहीं दिया हुआ है, मैंने बोला हो सकता है जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है उसके पास पेन है तो उसका डिडक्ट होगा इन हिसाब से 1, 2, 5, 10 एज द केस में भी। मैं आपको अलग अलग सेक्शंस में कौन कौन से एलिजिबल टैक्स रेट्स है वो बताऊंगी, इनकम टैक्स पोर्टल भी बताऊंगी, ट्रेसेस पे ले जाके वो सब चीजें बताऊंगी। अभी हमारी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है तो अभी मेरे से इसके आगे के डाउट्स मत पूछना, अभी हम सिर्फ स्टिक रहेंगे किस पे, इंट्रोडक्शन पे, कि हाँ हमको टीडीएस का भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मुझे बस आपसे इतनी उम्मीद है बस। तो कि हमने यह किया कि यहाँ पर हमारा टीडीएस डिडक्ट हो रहा है 1, 2, 5, 10% से। अब जिसके पास पेन नंबर नहीं है उसका क्या होगा, पेन नंबर नहीं है तो भाई उसका टीडीएस डिडक्ट होगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से, इसको कहते हैं हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट इन केस ऑफ सैलरी।
अगर आपकी सैलरी है तो मैक्सिमम मैरिटल रेट के हिसाब से, और अगर आपका परसेंटेज है तो आपके ऊपर जो मैक्सिमम रेट डिडक्ट होगा वो होगा 20% के हिसाब से, अगर आप अपना पैन नंबर नहीं देंगे तो। लोग क्या करते हैं कि भाई उनके वो बोलते हैं, सोचते हैं ऐसा कि भाई हमारी इनकम जो है वो साल की ज्यादा हो रही है, टीडीएस अपना जो है वो अपना पैन नंबर नहीं देते हैं, तो फायदा क्या होगा, आपको अपना क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। आपको उसको तो क्या है, जिसने जो पर्सन है उसको तो टीडीएस अपना काटना है, क्योंकि उसको एक्सपेंस क्लेम करने हैं उसका। नहीं तो मैं आगे की क्लास में बताऊंगी कि भाई अगर आप अपना टीडीएस, जो हमारा पर्सन है जिसके पास जिसको पेमेंट्स करनी है, जो एक्चुअल में सोर्स है खुद, अगर वो टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा तो उसके साथ क्या होगा, जो टीडीएस डिडक्ट करवा रहा है वो अपना पैन नंबर नहीं देगा तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर सैलरी का केस होगा तो उसमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से सैलरी उसकी डिडक्ट होगी, उसका टीडीएस डिडक्ट होगा, और जो उसका नॉर्मल रेट्स हैं, जो उसके 1 to 5 10% उनका एमएमआर जो होगा यहाँ पे 20% होगा, 20% के हिसाब से उनका टीडीएस जो होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। किसी को मेरे से कुछ डिस्कस करना हो तो आज तो क्योंकि कोई डाउट है नहीं, कुछ मैंने डाउट वाली की चीज कुछ बताई नहीं, मैंने सिर्फ आपसे टीडीएस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है और कुछ भी नहीं। मैम आई हैव वन डाउट। 20%, यस 20% होता है, वो होता है जब आपकी अदर देन सैलरी केस है, अदरवाइज सैलरी का केस है तो फिर मैक्सिमम मार्जिनल रेट के हिसाब से होता है। और उसमें भी हमारे पास में जो जैसे 194N वगैरह जहां पर, या फिर 194O है, वहां पर जो ये परसेंटेज है वो 5% है मैक्सिमम, क्योंकि वहां पर परसेंटेज ही 0.5% 0.1% है। संदीप जी, मैं आपसे बात कर रही थी। होप दिस क्लास वाज मीनिंगफुल टू यू। ओके, टेक केयर, हैव अ हैप्पी संडे। ओके, बाय 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 बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।